हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 30 नवंबर 2021, दिन है ट्यूसडे, और हम करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस और एक्सट्रैक्ट करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आ रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि बहुत सारे हैं जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं बट वीडियो देखते हैं मेरी। तो अगर आपको पसंद आ रहा है कंटेंट तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। तो गाइस, अब डिस्कस करते हैं कि आज के पेपर से हम कौन कौन से आर्टिकल्स देखने वाले हैं। तो पेज फर्स्ट से हम देखेंगे ये वाला आर्टिकल, एमपीज़ है राज्यसभा के, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। तो इसको देखेंगे हम, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। सेकेंड आर्टिकल हम देखेंगे पेज 4 पे, ये हनी ट्रैप से रिगार्डिंग मामला है। एज अ केस स्टडी भी आप इसको देख सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एस्से या मेंस में आंसर राइटिंग करने के लिए, तो इसको देखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल हम देखेंगे पेज नंबर 7 से, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के बीच में टसल चल रहा है, और यहाँ पे हम कृष्णा रिवर की डिटेल शेयर करेंगे और ये क्या इशू है इसको भी देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ओपीडी पेज से, हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से पेपर 3 के रिगार्डिंग। तो उसके बाद ओपीडी सेक्शन से हम डिस्कस करेंगे कुछ लाइफ स्टाइल डिसीज़ के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे हेल्थ पे क्या एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, क्योंकि आपका पेपर जीएस पेपर 2 हेल्थ पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है मीन्स में आंसर राइटिंग करने के लिए। तो यहाँ से हम इस आर्टिकल को देखेंगे। एंड गाइस, ये एक कार्टून दिया गया है, ये कोई स्टैंड अप कॉमेडियन के पीछे रिसेंटली काफ़ी स्टैंड अप कॉमेडियंस होते हैं, कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं अपनी पब्लिक को हंसाने के लिए। तो उस पर कुछ पब्लिक क्या हो गई थी, एग्रेशन में आ गई थी, तो उसी से रिलेटेड ये कार्टून है। तो गाइस, यहाँ पे मैं सिर्फ आर्टिकल डिस्कस करूँगी इस वीडियो में, और एडिटोरियल के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज एक ही वीडियो में एडिटोरियल आर्टिकल दोनों करना वीडियो लंबी हो जाती है। तो आज के लिए आर्टिकल्स मैंने आपको बता दिए हैं, इनको डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हो कि फर्स्ट पेज पे आर्टिकल दिया गया है, 12 मेंबर हैं पार्लियामेंट के, उनको सस्पेंड कर दिया गया है मिसकंडक्ट। तो अब ये ऐसा क्या हुआ था कि अभी विंटर सेशन तो 29 नवंबर से स्टार्ट हुआ है, बट ये केस जो है ये पीछे जो सेशन चल रहा था वहाँ का केस है। तो अभी अगस्त 11 में जो मानसून सेशन चल रहा था, मानसून सेशन का जो लास्ट डे था, उस दिन कुछ अपोजिशन पार्टी में और बाकी लीडर्स में कुछ मतलब झगड़ा टाइप का हो गया था, और एक तरीके से काफ़ी मतलब बिहेवियर वाइज एक तरीके से वॉयलेंट बिहेवियर हो गया था। तो जिस वजह से क्या गया, तो उस दिन लास्ट डे था, तो उस दिन कुछ ऐसा एक्शन नहीं लिया जा सकता था। तो अब विंटर सेशन स्टार्ट हुआ, तो उसमें क्या किया, विंटर सेशन जैसे स्टार्ट हुआ है तो इन 12 एमपीज़ को सस्पेंड कर दिया गया पूरे विंटर सेशन के लिए। अब ये विंटर सेशन में नहीं बैठेंगे। तो ये तो हो गया इसमें जो आर्टिकल में दिया है। अभी हम समझ लेते हैं कि कैसे ये राज्यसभा का जो प्रोसीजर है ये कैसे मिसकंडक्ट होने पे सस्पेंड करती है, क्योंकि जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है वो यही आ सकता है कि कैसे आप अगर कोई भी मेंबर है पार्लियामेंट का, तो अगर वो मिसबिहेव करता है तो उसको क्या प्रोसीजर होता है उसको सस्पेंड करने का, कितने टाइम के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। तो वो सारी चीज़ें अब हम देखते हैं। गाइस, जो बेस है पनिशमेंट का वो क्या है वो देख लेते हैं। तो जो चेयरमैन होता है उसके पास पावर होती है किस चीज़ के लिए, कि जो प्रोसीडिंग हो रही है हाउस में, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, वो स्मूथली हो, तो उसकी जिम्मेदारी किसको दी जाती है, चेयरमैन को दी जाती है। अगर कोई रूल वायलेट होता है तो चेयरमैन के पास पावर होती है एक डिसिप्लिनरी एक्शन को इनिशिएट करने की। जो रूल ऑफ द हाउसेज हैं वो पार्लियामेंट को एम्पावर नहीं करते हैं टू पनिश द मेंबर्स अदर देन सस्पेंशन फॉर क्रिएटिंग डिसऑर्डर। अगर वो डिसऑर्डर क्रिएट करते हैं तभी उनका सस्पेंशन या उनको पनिश किया जा सकता है, अदरवाइज ऐसा कोई रूल नहीं कि उनको पनिश किया जा सके। ये रूल 256 दिया है राज्यसभा का, जिसके तहत जिसके अंडर में क्या होता है, ये मिसकंडक्ट को स्पेसिफाई किया गया है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि कब हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड कर सकते हैं, अगर वो डिसरिगार्ड करे, जो चेयरमैन है उसकी अथॉरिटी को ना माने, डिसरिगार्ड करे, या बिल्कुल क्या जानबूझ एब्यूजिंग वर्ड यूज़ करे, और जो भी वहाँ पे पार्लियामेंट में सेशन चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, उसमें ऑब्स्ट्रकल की तरह वर्क करे, मतलब उसको रोके, बाधा उत्पन्न करे, तो यहाँ पे एज अ मिसकंडक्ट का आरोप लगाया जा सकता है। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो पावर है ना सस्पेंड करने की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, वो किसको सौंपी गई है, हाउस को, नॉट दी चेयरमैन, यानी चेयरमैन के पास नहीं होती, हाउस के पास होती है।
द चेयरमैन ओनली नेम्स द मेंबर। चेयरमैन क्या कर सकता है, सिर्फ जो भी मेंबर ने इस तरीके का डिसऑर्डर या वायलेंट बिहेवियर किया उसका नाम मेंशन कर सकता है। तो और जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर होते हैं या एनी अदर मिनिस्टर, वो मूव्स करते हैं मोशन फॉर सस्पेंडिंग द मेंबर। तो ये इसका प्रोसीजर होता है। तो आपको ये यहाँ से माइंड में रखना है कि वो पूछ सकते हैं कि क्या जो पावर वेस्टेड होती है, क्या वो चेयरमैन को पावर वेस्ट होती है सस्पेंड करने की, तो नहीं, हाउस को होती। तो ये यहाँ पे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से ऑप्शन आपके प्रीलिम्स में बन सकता है, और जब मेंस आंसर राइटिंग करते हो तो वहाँ पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यही सब चीज़ें होती हैं जो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स अर्न करने में हेल्प करती हैं। अब क्या प्रोसीजर क्या होता है सस्पेंशन करने का राज्यसभा के एमपीज़ को। तो जैसे कि मैंने बताया, चेयरमैन क्या करेगा, मेंबर का नाम मेंशन कर देगा जिसने भी बिलफुली मिसकंडक्ट किया है। देन क्या होगा, जो हाउस है वो क्या करेगा, एक मोशन लेके आएगा कि पर्टिकुलर मेंबर को सस्पेंड कर दो। जो राज्यसभा, जो भी राज्यसभा का मेंबर है, वो चेयरमैन है, वो क्या करेगा, नाम मेंशन कर देगा। फिर हाउस के लोग क्या करेंगे, मोशन लेके आएंगे। मोशन लेने के बाद क्या है कि जो उसको सस्पेंड कर सकते हैं, तो वो सस्पेंड क्या कर सकते हैं, जितना भी जैसे अभी क्या है, पूरे विंटर सेशन के लिए उनको सस्पेंशन कर दिया। ऐसा नहीं कि विंटर सेशन के बाद जो सेशन आएगा उसमें वो नहीं बैठ पाएंगे, उसमें बैठ पाएंगे, ठीक है। तो अभी तो यही कह रहे हैं कि जितना भी सेशन का टाइम है उतने पीरियड के लिए आप उनको सस्पेंड कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो। और हाउस के पास एक और मोशन होता है कि वो टर्मिनेट भी कर सकता है सस्पेंशन को। ऐसा नहीं है कि इतने दिन के लिए सस्पेंड कर दिया तो उतने दिन के लिए रहेंगे। ये दूसरा मोशन लाके क्या कर सकते हैं, टर्मिनेट भी कर सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन दी हाउस। क्या है सस्पेंशन के मैक्सिमम पीरियड कितना हो सकता है, जितना भी टाइम सेशन का है। मतलब जैसे कि अभी विंटर सेशन शुरू हुआ था 29 नवंबर को और उसी दिन सस्पेंड कर दिया, तो विंटर सेशन के जितने भी दिन थे पूरे दिन के लिए क्या हो गए, सस्पेंड हो गए। तो मैक्सिमम पीरियड क्या हो सकता है, जितना भी 3 सेशन होते हैं, तो 3 सेशन में ये मानसून सेशन की घटना थी, विंटर सेशन के लिए इनको कर दिया, अब 3rd सेशन में ये बैठ सकते हैं। नेक्स्ट क्या, अगर जो कोई मेंबर सस्पेंड हो गया है ना, वो चैम्बर में एंटर नहीं कर सकता है, ना ही मीटिंग अटेंड कर सकता है और ना ही कमेटी में बैठ सकता है। एलिजिबल नहीं होता है कि ये नोटिस देने के लिए या डिस्कशन करने के लिए या सबमिट करने के लिए किसी नोटिस को। राइट जो उसको राइट दिया गया होता है वो भी लूज़ कर जाता है टू रिप्लाई टू हिज क्वेश्चंस। जो भी उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसके रिप्लाई करने का राइट भी उसके पास नहीं रहता है। नेक्स्ट क्या किया जाता है, एक स्पेशल कमेटी को अपॉइंट किया जाता है। अभी क्या करेगी, एक एडहॉक कमेटी होती है, वही क्यों अपॉइंट की जाती है, इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि जो सीरियस मिसकंडक्ट बाई आउटसाइड द हाउस, मतलब जो भी एमपीज़ के थ्रू मिसकंडक्ट हुआ है तो उसको ये इन्वेस्टिगेट करती है। और ये कब ऐसा नहीं कि हर केस में इसको अपॉइंट किया जाता है, जब जो मिसकंडक्ट है वो काफ़ी सीवियर लेवल पे हुआ तभी जो हाउस है वो ऐसा डिसाइड करता है कि इस तरह की एक कमेटी बना दी जाए। तो गाइज़ ये था राज्यसभा का जो मेंबर है वो मिसकंडक्ट अगर कर रहा है तो किस तरीके से उसको सस्पेंड किया जाता है। तो आपको यहाँ से मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताया जो आपको हमेशा माइंड में रखना है कि ये जो पावर है ना सस्पेंड करने की, वो चेयरमैन के पास नहीं है, वो हाउस के पास है। चेयरमैन ओनली नाम मेंशन कर सकता है। तो इसको आप एकदम मन में बांध लीजिएगा, गांठ बांध लीजिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि यूपीएससी ऐसे ही खेलता है, ऐसे ही ऑप्शंस देता है। जो नेक्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी केस स्टडी के लिए। ऐसा जनरल लाइफ में भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है, और एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। GS4 पेपर के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो अभी देखो यहाँ पे क्या आर्टिकल क्या है कि जो भी टीन्स हैं या सीनियर्स हैं, मतलब कोई भी एज का बंदा हो भाई, वो आजकल तो 10 साल का बच्चा भी चला रहा है यूट्यूब पे सारे सोशल साइट्स, और 65 एज का बंदा भी चला रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एज डजेंट मैटर, कोई भी एज हो, टीन्स हो या सीनियर्स हो, सभी यहाँ पे क्या देखा जा रहा है कि वो लोग डिजिटल हनी ट्रैप में फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। ऐसा देखो अभी मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे मैसेज आप लोग के पास भी आते होंगे। मेरे नोन एक मतलब मेरे रिलेटिव्स के पास में, वो लोग गांव से बिलोंग करते हैं और इतना ज़्यादा मतलब उनको नॉलेज नहीं, अवेयर नहीं है, इतने ज़्यादा जागरूक नहीं है, और उनको कोई मतलब ऐसे ही टिकटॉक वगैरह तो टिकटॉक एंड अदर साइट्स के थ्रू वो लोग मतलब किसी पर्सन से मतलब कोई पर्सन उनसे कांटेक्ट करता है और बोलता है कि आपको जो है आपकी जो है 1 लाख की पता नहीं कितने लाख की आप लोगों ने इतने लाख का इनाम जीता है,
और रीज़न बताता है कि इसलिए जीता और आपके इस अकाउंट में आ गया, आप अपनी अकाउंट डिटेल्स भेज दीजिए, हम उसमें क्रेडिट कर देते हैं। और उन्होंने अपनी अकाउंट डिटेल्स भेज दी और उसके बाद वो बोलता है कि ये जो पैसा है ना लॉक है, ये पैसा तभी अनलॉक होगा जब आप हमें 15,000 रुपये सबमिट कर दोगे। वो लोग जो है इस चीज़ को किसी से शेयर नहीं करते हैं और 15,000 भी जमा कराते हैं और उसके बाद भी उनका पैसा अनलॉक नहीं होता है। तो फिर ये बात मुझे पता चलती है, तो फिर मैं उन लोगों को बोलती हूँ कि पहले तो आप अपना जो अकाउंट आपने उस बंदे को दिया हो उसको जाके बैंक में चेक करो कि क्या वाकई में इस अकाउंट में इतने पैसे आए हैं। तो फिर वो बैंक जाते तो पता चलता कोई पैसा नहीं आया है, वो फेक, इस तरह का फेक, एक तरीके से फेक डॉक्यूमेंट बना के उनको दिखा रहा था और उनके 15,000 भी लूट के ले गया। तो ऐसे गरीब लोगों को परेशान किया जा रहा है और गरीब के अमीर सभी को ये एक तरीके से, और मतलब अब जब से ये लॉकडाउन लगा, पैंडमिक आई ना, तब ये केसेस काफ़ी राइज हो गए हैं। अभी इसमें क्या होता है कि हर एक एज के लोग क्या होते हैं इन्वॉल्व हैं इसमें, क्योंकि एक तरीके से साइबर क्राइम ही है एक तरीके से। जिस तरीके से ये क्या करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं लोगों को। अब चाहे कोई लड़का हो या लड़की हो, अब किसी भी सोशल साइट्स के थ्रू किसी के संपर्क में आती है या आता है, तो फिर क्या होता है कि बातचीत हुई या फिर फ़ोटो शेयर हुए या फिर कोई अदर डॉक्यूमेंट शेयर हुआ, तो उससे क्या करता है कि जो अदर बंदा होता है ना, जो उसको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, वो उसको ब्लैकमेल करने लगता है कि मैं आपकी ये चीज़ लीक कर दूंगा। और सेकंड चीज़ क्या है कि इसकी कोई रिपोर्ट, और फिर क्या करता है कि वो उसको कंटिन्यू ब्लैकमेल करने लगता है। तो बंदे को उससे क्या करता है, उससे बोलता है कि मेरे को इतने पैसे दो, जैसे यहाँ पे मेंशन भी किया गया है कि पैसे मांगे जा रहे हैं, जैसे कि 2,000 20,000 रुपये, मतलब जैसा भी आपका कंटेंट है जिस हिसाब से, तो आप पैसे देते रहोगे तो वो ठीक है, अदरवाइज़ वो आपको कंटिन्यू ब्लैकमेल करते रहेंगे। और जैसे कि लोग पोर्नोग्राफी साइट्स पे जाते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा लिंक एक्टिवेट होते हैं इन सब चीज़ों के ट्रैप में फंसाने वाले। तो बच्चे या जितने भी बुजुर्ग हैं या यंग हैं, तो वो सब लोग एडल्ट हैं, तो वो सब इसमें फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे बता रहे हैं कि एक स्टिग्मा है, सोशल स्टिग्मा है, तो लोग इसको डिस्कस भी नहीं करते यार, उसकी बेइज्जती, मतलब उन लोगों को क्या लगता है हमारी बेइज्जती हो जाएगी, तो वो ना पुलिस में रिपोर्ट करना चाहते हैं और ना डिस्कस करना चाहते हैं। तो ये एक केस स्टडीज़ में यह दी गई है, जो कि मैंने आपको इसमें जो आर्टिकल में था मैंने आपको समझाया। तो ये द हिंदू न्यूज़पेपर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसके बारे में, ये जो हनी ट्रैप पे चल रहा है, इसके ऊपर आप ना 30 से 40 लाइन्स आप अपने आप से लिखिए एक तरीके से, ठीक है। तो ये यहाँ पे था कि इस तरह के अब इससे क्या, इससे बच कैसे सकते हो, इसके लिए आपको अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी। अवेयरनेस कैसे क्रिएट कर सकते हो, आप लोग क्रिएट कर सकते हो। आपको अगर पता है नॉलेज, तो अपने आस पड़ोस में बोल सकते हो, स्टूडेंट्स हैं या छोटे बच्चे हैं जिन्हें आप जानते हो, या स्कूल्स में जाके। तो इस तरीके से अवेयरनेस कैंप चलाए जा सकते हैं इन लोगों के अगेंस्ट। हम डिस्कस करेंगे कृष्णा रिवर के ऊपर। तो गाइज़ ये ना बहुत पुराना मैटर चल रहा है, 2013 से भी पहले से ये मैटर चल रहा है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में कृष्णा रिवर को लेके। तो अभी यहाँ पे कर्नाटका ने क्या बोला है कि हम कृष्णा रिवर में कितना पानी डाइवर्ट हो रहा है, कितना नहीं, उसकी डिटेल शेयर नहीं करेंगे। तो ये इशू तो चलता रहता है, ठीक है। और इसमें नए नए टर्निंग पॉइंट्स आते रहते हैं। तो ऐसा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट नहीं दिया है। जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, मैं वो आपको समझाती हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो हम कृष्णा रिवर को समझ लेते हैं ना। तो ये सेकेंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर है पेनिनसुला। अब जैसे आपको सभी को पता होगा, ये इंडिया का मैप है कुछ इस टाइप से, ठीक है। मैं यहाँ पे अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाऊँगी। तो इसको क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं ना, ठीक है। तो पेनिनसुला इंडिया की ये क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है। और किस साइड फ्लो करती है, ईस्ट साइड फ्लो करती है। जो आपको यहाँ से मेमोराइज़ करना है वो क्या है कि इसका राइज कहाँ पे होता है, महाबलेश्वर से होता है, ठीक है। कृष्णा रिवर का उद्गम होता है कहाँ पे, महाराष्ट्र में है। और ये ईस्ट फ्लोइंग है, तो जाहिर सी बात है कहाँ पे मिलेगी, बे ऑफ बंगाल में। और कहाँ बे ऑफ बंगाल में, किस जगह पे, आंध्र प्रदेश तक जाती है। तो ये आंध्र प्रदेश के ईस्ट कोस्ट पे जाके बे ऑफ बंगाल में मिलती है। और जो इसके लिए बोला जाता है कि ये दिस इज़ द वन ऑफ द डिसास्ट्रस रिवर इन द वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड में ये एक ऐसी रिवर है जिसको मोस्ट डिसास्ट्रस बोला जाता है। क्यों, क्योंकि ये हैवी सॉइल इरोजन करती है, बहुत ज़्यादा सॉइल का इरोजन करती है मानसून सीज़न में। उसका भी एक रीज़न है, ये महाबलेश्वरम से निकलती है। और जो इसका फ्लोइंग रेट है ना, मतलब जैसे ये ऊंची पहाड़ी हो गई और यहाँ से फ्लो करके आ रहा है, तो ये काफ़ी मतलब ये काफ़ी ना स्लोप
बहुत ज़्यादा ढलान है तो क्या होगा, बहुत तेज़ी से रिवर आएगी, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल इरोजन होगा। और देखिए गाइस, ये सब इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यूपीएससी कोई नॉर्मल ऑप्शंस तो रखते नहीं है, ठीक है, बाकी एग्जाम्स की तरह। तो यहाँ पे देखिए ये बाउंड करते ही है बालाघाट रेंज से। नॉर्थ में इसको, नॉर्थ में किसके थ्रू बाउंड होती है, बालाघाट रेंज। साउथ और ईस्टर्न घाट से कहाँ पे बाउंड होती है, साउथ एंड ईस्ट में, एंड वेस्टर्न घाट से वेस्ट में। तो ये 3 चीज़ याद रखिएगा, बालाघाट रेंज, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट वेस्ट, डब्ल्यू से वेस्ट याद रखिएगा, ईस्टर्न घाट से ईस्ट और उसके साथ साउथ जोड़ लीजिए, और बालाघाट से नॉर्थ। तो इन 3 तरफ से इनसे बाउंडेड है ये। एंड गाइज, इस पे कौन कौन से डैम बने हुए ये भी देख लेते हैं। अलमाटी डैम इस पे बना हुआ है, श्री सलाइम डैम इस पे बना हुआ है, नागार्जुन सागर डैम बना हुआ है, प्रक्षम बैराज बना हुआ है। तो ये सब मेजर डैम है जो इस कृष्णा रिवर पे बने हुए हैं। ये ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं कृष्णा रिवर की। राइट बैंक कौन कौन सी है, वेना, कोयना, पंचगना, दूधगंगा, घटप्रभा, मलप्रभा, तुंगभद्रा, ये इसकी राइट बैंक की ट्रिब्यूटरीज हैं। तो राइट और लेफ़्ट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप प्रीवियस ईयर के यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, उसमें राइट एंड लेफ़्ट करके पूछता है। और लेफ़्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी कौन सी है, भीमा, डिंडी, पेडाबुगा, हलिया, मूसी, पलेरू, मुनेरू, ये सब मेजर लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ये आप माइंड में रखिएगा। गाइस, यहाँ से जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ से मेन कृष्णा रिवर इम्पोर्टेंट थी, और ये आप माइंड में रखिएगा जो भी डिटेल्स मैंने आपको बताई है। ओपीडी पेज से डिस्कस करने वाले हैं कि ये ऑथर साहब हैं, इन बोल रहे हैं कि जो ग्रीन हाइड्रोजन है ना, इसको बूस्ट करो। क्यों बूस्ट करो, इनका कहना है कि ग्रीन हाइड्रोजन एक प्रॉब्लम सोल्यूशन है, एक तरीके से सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा, डीकार्बोनाइज करेगा सेक्टर्स को। जैसे सीमेंट है, स्टील रिफाइनरीज हैं, तो ये कार्बन एमिशन ज़्यादा करते हैं ना, तो ये कार्बन एमिशन कम हो सके तो हमें ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ बढ़ना होगा। और आप सभी को पता है कि COP26 की मीटिंग हुई थी और वहाँ पे पीएम मोदी क्या बोल के आए हैं। पीएम मोदी ने एक एम रखा है नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन का 2070 तक। चीज़ आपको जानकर खुशी होगी कि इंडिया इज़ द ओनली मेजर इकोनॉमी जिसकी पॉलिसीज़ और एक्शंस ट्रैक पे चल रहे हैं टू लिमिट द ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर बिलो 2 डिग्री सेल्सियस। मतलब ऐसा बोला जा रहा है ना, 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखना है, और पॉसिबल हो सके तो 5.5 डिग्री सेल्सियस तक रखना है। तो इंडिया इज़ द ओनली मेजर इकोनॉमी या कंट्री कह सकते हैं जो कि ट्रैक पे चल रही है, यानी इंडिया सही ट्रैक पे चल रही है। और अगर इंडिया ऐसे ही चलती रहेगी, बाकी कंट्रीज़ भी इंडिया की तरह चलेंगे, तो क्या होगा कि हम इस टेम्परेचर के टारगेट को अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ ये दिया गया है कि हाइड्रोजन आप किस किस सेक्टर में यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से कार्बन का एमिशन कम कर सकते हैं। तो यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है वो हो जाता है ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में। तो हम ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में पढ़ लेते हैं। ये आपका जो आर्टिकल है हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन को लेके, ये आपका जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 दोनों से रिलेटेड है। जीएस पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशन, और जीएस पेपर 3 में एनवायरनमेंट, पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन से रिलेटेड है, और ग्रोथ डेवलपमेंट से। और ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में क्या बोला है, जो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसने बोला है कि 2050 तक ना हाइड्रोजन विल मेकअप 12% ऑफ द एनर्जी। यानी कि जो भी एनर्जी हम यूज़ करते हैं तो उसमें 12% किसका रोल होगा, ग्रीन हाइड्रोजन का रोल होगा। ऐसा इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का बोलना है। तो ये आप थोड़ा माइंड में रखिएगा कि कब तक इसने टारगेट दिया है। और क्या बोला गया है, और ये बोला जा रहा है कि जो 60% हाइड्रोजन होगा वो कहाँ से आएगा, वाटर से आएगा इंस्टेड ऑफ नेचुरल गैसेस। यानी कि जो हम 66% हाइड्रोजन यूज़ करने वाले, वो हाइड्रोजन हम कहाँ से मतलब एक्सट्रैक्ट करेंगे, फ्रॉम वाटर। अब हाइड्रोजन के बारे में आप सभी को पता होगा, फिर से रिपीट कर लेते हैं। ये क्या है, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है ऑन अर्थ, ठीक है। और इसको किस एज अ क्लीनर अल्टरनेटिव फ्यूल ऑप्शन की तरह भी हम इसे ट्रीट कर सकते हैं। हाइड्रोजन के टाइप होते हैं, डिपेंड करते हैं कि किस प्रोसेस से फॉर्म हुआ। अब गाइस, ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही तो ये कैसे प्रोड्यूस होता है, बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी आप सभी को पता है, जैसे सोलर विंड हो गया, ठीक है, सोलर हो गई, विंड एनर्जी हो गई। और क्या होता है, बहुत ही लोअर कार्बन फुटप्रिंट होता है। ये प्रोसेस क्या करता है, जो इलेक्ट्रिसिटी होता है ये क्या करता है, वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को दोनों को क्या कर देता है, स्प्लिट कर देता है। और बाई प्रोडक्ट क्या बचता है, वाटर एंड वाटर वेपर्स।
ये तो ग्रीन हाइड्रोजन आपने समझ लिया टाइप में हाइड्रोजन की। और क्या होता है, ब्राउन हाइड्रोजन होता है। गाइस देखो, अब यहाँ पे तो सिर्फ ग्रीन हाइड्रोजन दिया है, बट आपको एक कदम आगे चलना होता है यूपीएससी के लिए। आप सभी को पता होगा, जो इस बार का पेपर आया था उसमें पाम ट्री का नेटिव प्लेस पूछ लिया था। पूरे साल पाम ट्री न्यूज़ में था और इंडिया ने भी काफ़ी इनिशिएटिव चलाए थे, ठीक है। मलेशिया था, इधर साइड से हम इसको इंपोर्ट करते हैं, ठीक। और किसी को भी नहीं, बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत किया। पाम ट्री नेटिव कहाँ का था, अफ्रीका का था। तो गाइस ये न्यूज़ में नहीं आया था, कहीं पे भी नहीं लिखा था, बट चूँकि कंपटीशन टफ होता जा रहा है तो हमें भी थोड़ा स्मार्ट वर्क करना होता है। तो गाइस यहाँ से ना आपको ग्रीन हाइड्रोजन तो है ही, आपको ब्राउन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन ये भी पता होना चाहिए। तो ब्राउन हाइड्रोजन क्या होता है, इट इज़ द प्रोडक्ट यूजिंग कोल वेयर द एमिशन एंड रिलीज टू द एयर। ओके, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। ऐसी ग्रे हाइड्रोजन क्या होता है, ये क्या होता है, ये प्रोड्यूस होता है कहाँ, किस में से, नेचुरल गैस से। ब्लू हाइड्रोजन क्या होता है, ब्लू हाइड्रोजन इज ऑल्सो प्रोड्यूस फ्रॉम नेचुरल गैस। जो भी एमिशन होता है उसको कैप्चर कर लिया जाता है यूजिंग कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी। तो ये देखो थोड़ा ध्यान में देना, जो ब्राउन हाइड्रोजन होता है वो कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, यूजिंग कोल, और ये दोनों किससे यूज़ किया जाता है, नेचुरल गैस से। जो ग्रे हाइड्रोजन होता है उसका एमिशन क्या होता है, वो तो एयर में रिलीज कर दिया जाता है, बट ब्लू हाइड्रोजन का जो भी एमिशन होता है उसको फिर से कैप्चर कर लिया जाता है। तो ये सब चीज़ आपके माइंड में होना चाहिए। क्या हाइड्रोजन एक तरीके से एनर्जी कैरियर है, नॉट एन एनर्जी सोर्स। ये क्या कर सकता है, इट कैन डिलीवर या स्टोर अ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कि ये एनर्जी का भंडार है एक तरीके से। इसको हम एज अ फ्यूल सेल भी यूज़ करते हैं, कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी, पावर के लिए भी, हीट के लिए भी। आज के टाइम में हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा कहाँ पे यूज़ हो रहा है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में यूज़ हो रहा है, फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन में यूज़ हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ हो रहा है। तो इन सब में इसकी यूटिलिटी काफ़ी देखने को मिल रही है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल ये क्या करते हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं एनर्जी फॉर यूज़ ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशन। इसकी कोई एक एप्लीकेशन नहीं है कि सिर्फ आप एज अ फ्यूल यूज़ करो या एज अ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूज़ करो। यहाँ पे कई सेक्टर में आप इसको यूज़ करो, एज अ बैकअप पावर भी यूज़ कर सकते हैं, स्टोर करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी, एंड पोर्टेबल पावर के टाइप में भी इसे यूज़ किया जा रहा है। और इसका बेनिफिट क्या है, ड्यू टू द हाई इफिशिएंसी है और जीरो या नियर ज़ीरो एमिशन होता है। अब इससे क्या होगा कि जो ग्रीन हाउस गैसेज है ना, उसका रिडक्शन काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। अभी जो पूरा वर्ल्ड वाइड में स्टेटस क्या दिख रहा है कि 1% से भी कम लोग इस टाइम पे ग्रीन हाइड्रोजन यूज़ कर रहे हैं। गाइस इंडिया का सिनेरियो क्या है, इंडिया में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन को कंजप्शन किया जा रहा है। इंडिया कंज्यूम अबाउट 6 मिलियन टन ऑफ हाइड्रोजन एवरी ईयर। किस लिए, क्या प्रोडक्शन करने के लिए, अमोनिया एंड मेथनॉल इन इंडस्ट्रियल सेक्टर इंक्लूडिंग फर्टिलाइज़र एंड रिफाइनरी, जैसे मैंने बताया इन सेक्टर में अभी यूज़ हो रहा है। तो ऑप्शंस आ सकता है कि जो हाइड्रोजन है वो इंडिया में अभी फ़िलहाल के लिए किस सेक्टर में ज़्यादातर यूज़ देखने को मिल रहा है। तो वहाँ पे कई सारे सेक्टर आपको दे दी जाएंगे, तो आपको यहाँ पे माइंड में रखना है फर्टिलाइज़र सेक्टर, रिफाइनरी सेक्टर में ज़्यादा इसको यूज़ किया जा रहा है। और क्या बोला जा रहा है, इंडिया में ये इंक्रीज़ होगा 2050 तक, ये 28 मिलियन टन तक पहुंच जाएगा। अभी हम कितना कर रहे हैं, अभी हम 6 मिलियन टन कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं 6 से हम 28 पे जंप कर जाएंगे बाय 2050। और गाइज इसकी कॉस्ट क्या बोली जा रही, बाय 2030 तक जो इसकी ग्रीन हाइड्रोजन की कॉस्ट होगी वो कम्पीट करेगी हाइड्रोजन फ्यूल विद दैट द हाइड्रोकार्बन फ्यूल से। हाइड्रोकार्बन फ्यूल क्या है, जैसे कोल, क्रूड, नेचुरल गैस। तो लगभग उतनी ही कॉस्ट प्राइस इसकी होगी। ऐसा बोला जा रहा है कि इसकी प्राइस डिक्रीज़ भी हो सकते हैं अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा, सेल्स इंक्रीज़ होगी। तो ये इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी बात है। ये सब चीज़ें ना आप अपने पेपर में, जीएस पेपर 3 में आप इसको मेंशन कर सकते हो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आप जब भी मेंस आंसर राइटिंग करते हो तो फैक्चुअल आंसर राइटिंग करो, यही आपको एक्स्ट्रा मार्क्स, ज़्यादा मार्क्स दिलाते हैं पेपर में। तो देखो यहाँ पर क्या दिया गया है कि इंडिया विल बिकम अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन बाई 2030। तो 2030 तक इंडिया क्या हो जाएगा, नेट एक्सपोर्टर हो जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन का, हो जाएगा बिकॉज ऑफ इट्स चीप रिन्यूएबल एनर्जी टैरिफ्स। अब इसके बेनिफिट देख लेते हैं, क्या बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स तो सिंपल है, वही ग्रीन एनर्जी क्या करेगा, इंडिया का ट्रांजिशन कर देगा क्लीन एनर्जी, कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज से हम आसानी से लड़ सकेंगे। और जो भी हम लोगों ने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में कस्में खाई है, प्लेज खाई है टू रिड्यूस एमिशन, तो वो उसमें भी हेल्प करेगा। जैसे हमने बोला है कि हम 33 से 35% जो भी हमारा 2005 का लेवल था, तो वो 2030 तक के लेवल पे उतना कम करके ले आएंगे, तो इसमें हेल्प करेगा। और जो भी हम इंपोर्ट करते हैं फॉसिल फ्यूल्स को, उसकी डिपेंडेंसी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से आप देखो, जो ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी है ना, वो कहाँ पे ज़्यादा प्रोमोटेड होने के, किस सेक्टर में ज़्यादा प्रोमोटेड हो सकती है, वेयर डायरेक्ट इलेक्ट्रिफिकेशन
इज़ नॉट फिजिबल, जहाँ पे डायरेक्ट इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं किया जा सकता है, वहाँ पे आप ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइज़ ये थी थोड़ी बहुत डिटेल ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में। फिर टॉपिक आते रहेगा, तो जो थोड़ा बहुत इसके बारे में चैलेंजेस बचे हैं वो मैं किसी और वीडियो में कवर करूँगी। गाइज़ नेक्स्ट टॉपिक आप देख रहे हो कि ये कुछ डाटा दिया गया है। ये डाटा क्या दिया गया है कि आजकल आप लोग देख रहे होगे हर एक सेकंड पर्सन को थायराइड की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन हो गया, और भी जैसे बीपी लो, बीपी हाई, इन सब की प्रॉब्लम। तो ये इनको बोलते हैं लाइफ स्टाइल डिसीज़। तो LD का मतलब क्या हो गया, लाइफ स्टाइल डिसीज़। तो ये क्यों देखने को मिल रही है, ऐसा भी बोला जा रहा है। हो क्या रहा है, पहले के जो पर्सन्स थे वो क्या करते थे, फिजिकल वर्क ज़्यादा करते थे अपनी बॉडी से, बट इस टाइम के लोग क्या कर रहे हैं, फिजिकल वर्क उन्होंने कम कर दिया। अगर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं शहरों में तो उनमें क्या लगी हुई है, लिफ्ट लगी हुई है। और आज के टाइम पे आप देखते होगे रोड पे कितना ट्रैफिक लग जाता है, वो चाहे छोटा सा शहर हो या बड़ा शहर हो या गाँव से निकलने वाली कोई गली हो, हर घर में मोटर बाइक, कार्स हैं। तो कोई भी आदमी पैदल नहीं चलना चाहता है या साइकिल नहीं चलाना चाहता है, वो सीधे बाइक या कार पे बैठ के या चलना चाहता है। तो वो उसने अपनी बॉडी को ना इतना कंफर्ट दे दिया है कि जो बॉडी में फिजिकल वर्क एकदम से कम हो गया, और खाने में कोई कमी नहीं की गई है, जंक फूड और ज़्यादा खाए जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि इसी को बोलते हैं लाइफ स्टाइल डिसीज़। मतलब आपने अपना कंफर्ट लेवल तो काफ़ी बढ़ा लिया, बट उसको बैलेंस करने के लिए आप उतनी एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे हो, फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हो। तो यही सब देखने को मिल रहा है। हाइपरटेंशन देखने को मिल रहा है, थायराइड देखने को मिल रहा है, डायबिटीज़ देखने को मिल रहा है, बीपी लो हाई की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे ना कुछ डेटा दिया गया है कि ये कहाँ पे किन स्टेट्स में ज़्यादा है, किन स्टेट्स में कम है। तो गाइज़ यहाँ पे डेटा शेयर किया गया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के द्वारा। 2019 और 20 का डेटा उठाया गया है। यहाँ देखो, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं जैसे सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे हाइपरटेंशन के जो मामले हैं वो ज़्यादा हैं, देखने को मिल रहे हैं। और क्या बोला जा रहा है कि मतलब बहुत सारे मैन हैं और वुमेन हैं, उनके अंदर हाई ब्लड शुगर लेवल की प्रॉब्लम है। ये कहाँ पे देखने को मिल रही है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। और इसके अलावा गोवा एंड वेस्ट बंगाल में भी ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही हैं। और क्या बोल रहा है कि कम कहाँ पे देखने को मिल रहा है, जैसे कि राजस्थान की पॉपुलेशन हो गई, उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की, जम्मू कश्मीर की एंड अदर जम्मू कश्मीर की। तो यहाँ पे ये कंडीशन नहीं है, यहाँ पे थोड़ी सुधरी हुई कंडीशन है एज़ कम्पेयर टू इन जो भी स्टेट्स के नाम मैंने अभी लिए हैं। तो जैसे अभी इससे पहले लिए थे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो गया, या फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश हो गया, गोवा, वेस्ट बंगाल हो गया, यहाँ पे ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। बट ये जो स्टेट्स हैं यहाँ पे ये कम देखने को मिल रहा है। तो जो मैंने बताया वही डेटा इस ग्राफ में शो किया गया है, आप इसको न्यूज़पेपर में देख सकते हैं। और सेम है जैसे यहाँ पे वुमेन के लिए भी बोला गया है कि वुमेन के अंदर भी यही सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। तो अब देखो यहाँ पे देख रहे हो ना आप कि बिहार में ना ये प्रॉब्लम कम है, क्योंकि बिहार के लोग ना फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं, तो इतना उनको समय कहाँ हाइपरटेंशन लेने का। ठीक है, देखो सिक्किम में बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही यहाँ पे आप देख सकते हो ये हाइपरटेंशन का मामला है। डायबिटीज़ के मामले को आप देख सकते हो केरला में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे ना थोड़ा सा अब देखो यहाँ पे जम्मू कश्मीर और राजस्थान में ये सारी चीज़ें कम है, क्योंकि देखो राजस्थान में फिजिकल वर्क लोग ज़्यादा करते हैं, और जम्मू कश्मीर में भी पहाड़ी एरिया है, और केरला में ये चीज़ देखने को ज़्यादा मिली। गोवा का भी लाइफ स्टाइल ऐसा है कि वहाँ पे देखने को ज़्यादा मिल रहा है। डेटा मैंने आपके साथ इसलिए शेयर किया कि ये आप अपने आंसर राइटिंग में, क्योंकि ये GS पेपर 2 हेल्थ से इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाता है लाइफ स्टाइल डिसीज़ के बारे में, क्योंकि काफ़ी चर्चा में है। तो ये यहाँ से आप डेटा इसको माइंड में रख सकते हैं या नोट्स बना सकते हैं और अपने मेंस आंसर राइटिंग को एनरिच कर सकते हैं। यहाँ पे एक और डिटेल्स दी गई है कि जो कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स होती हैं, कॉन्ट्रासेप्शन आप सभी लोग जानते होंगे, तो उसका अभी भी ऑनर्स किसके ऊपर है, वुमेन के ऊपर। ऐसा कौन बोल रहा है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। तो इसमें थोड़ा सा सुधार देखने को मिला है। इसमें सुधार क्या देखने को मिला है एज़ कम्पेयर टू जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 आया था, उसके कंपैरिजन में जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 उसमें हमें सुधार देखने को मिला है। फीमेल स्टरलाइजेशन यानी नसबंदी का केस जो होता है, तो वो अब पहले कम लोग कराते थे, अब ज़्यादा लोग करा रहे हैं। तो इसलिए क्या पॉपुलेशन भी क्या हुई, थोड़ी सी थम सी गई। पहले जैसे ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही थी ज़्यादा रेट से, अब कम रेट से बढ़ रही है। सेम एज़ कॉन्डोम भी अब पहले कम यूज़ किया जा रहा था, बट अभी जो सर्वे यूज़ हो गया है उसमें ये ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। तो जिस वजह से भी क्या हो रहा है, पॉपुलेशन हमारी थोड़ी सी स्थिर होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसी अदर चीज़ें इसमें शो की गई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मेल स्टरलाइजेशन है वो पहले 0.3% था, आज भी वो मतलब पहले जब
फोर्थ रिपोर्ट आई थी तब भी 0.3% था, फिफ्थ रिपोर्ट आई है इसमें भी 0.3% है, बट फीमेल स्टरलाइजेशन में ये चीज़ बढ़ी है। तो यही आर्टिकल यहाँ पे दिखा रहा है कि ये जो नसबंदी वाला केस है इसमें भी क्या किया जा रहा है कि जो वुमेन के ऊपर है इसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है इस चीज़ का, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन का। तो ये यहाँ से आर्टिकल था। तो ये आप इसको वुमेन एम्पावरमेंट में आप यूज़ कर सकते हो एज अ एस्से, या जो वुमेन एम्पावरमेंट जीएस पेपर 1 या 2 में जहाँ पे भी आता है ये टॉपिक, तो आप वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ एक रिपोर्ट आई है, नेशनल हेल्थ अकाउंट ने क्या रिपोर्ट जारी की है 2017-18 की रिलीज़ की है, एस्टिमेशन हो 2017-18 से। तो इन्होंने क्या बोल रहा है कि ये जो पर कैपिटा आउट ऑफ पॉकेट है ना हेल्थ पे, वो एक्सपेंडिचर कम होता जा रहा है, वो ना जितना होना चाहिए ना उतना एक्सपेंडिचर नहीं किया जा रहा है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। पे क्या बोल रहा है कि जो बाहर से हमें विदेशों से हेल्प मिलती थी अपने मेडिकल सेक्टर के लिए, हेल्थ के लिए, और या डोमेस्टिक हो, वो सब उनमें क्या हो गया, एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, ऐसा नेशनल हेल्थ अकाउंट ने एस्टिमेट किया है। जो 2017 और 18 का जो भी सर्वे इन्होंने डेटा लिया उसमें इनको ये चीज़ देखने को मिली है। ये बोल रहे हैं कि ये रिडक्शन क्यों हुआ, इसके लिए क्या कह रहे हैं कि इसके लिए एक किस फैक्टर को जिम्मेदार बता रहे हैं कि, तो गाइज़ इसका रीज़न क्या बता रहे हैं कि ये क्यों डिक्लाइन हो रहा है। तो इन्होंने यहाँ पे देखो साफ साफ मेंशन किया है कि इसका जो फैक्टर है डिक्लाइन होने का वो क्या है, दिस डिक्लाइन बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द यूटिलाइजेशन एंड रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ सर्विस इन गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज़। तो ये इसका रीज़न है। और देखो गाइज़ यहाँ पे ना बहुत बड़ा डेटा इन्होंने बताया है कि अगर 2014-15 के सर्वे से जो डेटा निकाला गया था उससे कंपेयर किया जाए 2017-18 को, तो यहाँ पे कितना डेक्लाइन देखने को मिला है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिए, 50% डेक्लाइन देखने को मिला है। तो गाइज़ यहाँ से ये थोड़ा सा दिया गया था कि हेल्थ एक्सपेंडिचर पे क्या डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, किस वजह से देखने को मिल रहा है, वो भी मैंने बता दिया, ठीक है। गवर्नमेंट की तरफ से कितना 50% डिक्लाइन हो गया एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस रिपोर्ट। आपको ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। और प्लीज़ अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ अगर आप एक बार भी चैनल पे आते हो तो आप सब्सक्राइब करके ज़रूर जाओ। मैंने अभी नया चैनल ही स्टार्ट किया है और मुझे आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है। आप ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। भले आप एक दो बारी मेरी वीडियो देखते हो बट एटलीस्ट आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इट हेल्प मी अलॉट। एंड आज के लिए बस इतना ही, और एडिटोरियल मैं दूसरी वीडियो में लेके आऊँगी। कल मुझे टाइम नहीं मिला 29 नवंबर का एडिटोरियल डिस्कस करने के लिए, क्योंकि मैं आपको क्वालिटी कंटेंट देना चाहती हूँ तो उसमें थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। तो एडिटोरियल मैं अलग से दूसरी वीडियो में लेके आऊँगी। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।